नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। चुनाव तो बीत गए, अब बारी है एग्जिट पोल्स की। महाराष्ट्र में बीते 5 साल के दौरान कई नाटकीय सियासी घटनाएं हुई। इसके बाद विधानसभा चुनाव की बारी आई। यहां पर भाजपा बनाम कांग्रेस के साथ साथ 2 शिवसेना और 2 एनसीपी के बीच मुकाबला था, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनाम उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी बनाम शरद पवार की एनसीपी। दोनों क्षेत्रीय दलों के जो घड़े भाजपा और कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधनों का हिस्सा हैं। 288 सीटों वाले इस राज्य में मतदान की प्रक्रिया बुधवार को खत्म हो चुकी है। इसके बाद एग्जिट पोल्स का सिलसिला शुरू हो गया। अब इसी के साथ 81 सीटों वाले झारखंड और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव से जुड़े एग्जिट पोल्स भी सामने आई जानते हैं कि क्या है एग्जिट पोल्स के आंकड़े। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। स्वागत है आपका संदीप जी। क्योंकि एग्जिट पोल्स अब आ चुके हैं और देखा जा रहा है कि मैक्सिमम एग्जिट पोल्स में, फिर वो चाहे झारखंड, उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, हर जगह एनडीए को एक बढ़त मिलती हुई दिखा रही है, भाजपा को एक बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। संदीप जी। देखिए सिमरन, बिल्कुल जिस तरीके के जो एग्जिट पोल हैं वो सामने आ रहे हैं, उसमें सभी में ये देखने को मिल रहा है कि एनडीए को बढ़त है, यानी कि भाजपा और भाजपा अलायंस माइलेज में है। कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस या कहीं गठबंधन को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक ये वही बात है जैसे हरियाणा के अंदर जो एग्जिट पोल आ रहे थे कि भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। उससे पहले आपने देखा था छत्तीसगढ़ के अंदर कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो ठीक है, ये आंकड़े सभी अपने अपने निकालते हैं और हमारे सामने रखते हैं, जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो इतना इजी नहीं है। क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार बनाने का जो दारोमदार है वो इनके जो साथ में अलायंस हैं उनके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे शिवसेना 2 जगह टूट गई है, एक शिंदे शिवसेना हो गई है, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे हो गई है। तो ऐसे में वोटर तय करेगा कि वोटर शिवसेना का जो वोटर है वो मातोश्री के साथ जुड़ा हुआ है, बाला साहब ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है और बाला साहब ठाकरे के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, या वो शिंदे गुट के साथ चला गया है। अगर वो बाला साहब ठाकरे के परिवार से बंधा हुआ है, बाला साहब ठाकरे से जुड़ा हुआ वोटर है, तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो मजबूत होगी। वही ठीक इसी तरीके से जो एनसीपी पार्टी टूटी है, एनसीपी अगर शरद पवार की पार्टी है, शरद पवार के साथ जाता है उसका वोटर, तो मुझे लगता है एनसीपी मजबूत होगी, शरद पवार मजबूत होंगे। और यदि वोटर अजीत पवार के साथ जाता है जो कि टूट करके बीजेपी अलायंस का हिस्सा बन गए हैं, तो ऐसे में हमें देखना पड़ेगा। लेकिन आज तक का यही देखने को मिला है कि जैसे शरद पवार है, मूल रूप से शरद पवार की एनसीपी पार्टी है, वोटर शरद पवार से जुड़ा हुआ था। तो इस आंकड़े के हिसाब से अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों अपनी अपनी पार्टियों में मजबूत हो जाते हैं तो वो कांग्रेस अलायंस को मजबूत करते हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस भी अपनी सरकार बना सकता है। तो ये चीजें अभी हमें देखना पड़ेगा। रही बात झारखंड की बात तो संदीप जी मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। पहले हम महाराष्ट्र के जो एग्जिट पोल्स आए हम पहले जनता को सुनाना चाहेंगे। चाणक्य की अगर बात करें, जो चाणक्य एग्जिट पोल है उसने महायुति के हिस्से में 152 से 107 सीटें दिखाई हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी के आंकड़े में उन्होंने 130 से लेकर 138 सीटें दिखाई। अगर अन्य की बात करें तो 6 से 8 सीटें। मैट्रीज की अगर हम बात करें तो महायुति को 150 से 170 सीटें, महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 सीटें, वही अन्य को 8 से 10। जेवीसी की अगर हम बात करें तो महायुति लगभग 160 पे आ रही है, महाविकास आघाड़ी 116, अन्य 13। रिपब्लिक के अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो महायुति 137 से 157 के बीच में आ रही है, महाविकास आघाड़ी 126 से 146। अन्य की अगर बात करें तो 2 से 8 सीटों का वो दिख रहा है। और एसएएस ग्रुप का अगर हम एग्जिट पोल का आंकड़ा देखें तो 127 से 135, महाविकास आघाड़ी 147 से 155, अन्य 10 से 13।
और इलेक्टोरल एज के अगर हम जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं तो महायुति को 118 सीटें दिख रही हैं, 150 महाविकास अघाड़ी के हिस्से में, अन्य के हिस्से में 20 सीटें दिख रही हैं। तो हर जगह पे अगर हम मैक्सिमम जगह पर बात करें तो महायुति जो है इस वक्त हमें आगे दिख रही है। लेकिन इसी के साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि देखिए जो अन्य विधायक है, क्योंकि उनके हिस्से में भी कहीं ना कहीं तो सीटें दिख रही हैं, तो ये भी हो सकता है अगर मार्जिनलाइज्ड तरीके से जीतती है कोई भी पार्टी, मान लीजिए कह सकते हैं 140 सीटें एक पार्टी के पास आई, लेकिन वो जो अन्य को अगर वो अपने साथ जोड़ लेते हैं, मान लीजिए अन्य से 20 नहीं जीती है, तो वो एक पूरा गेम चेंजिंग चीज हो जाएगी। संदीप जी। सिमरन, कई बार इस तरीके के समीकरण बनते हैं जहां पर छोटी पार्टी या निर्दलीय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सरकार बनाने के लिए जी। और ये चीजें पहले हुई, आपने पूर्व में देखा जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र के, उस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और बीजेपी सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन चूंकि शिवसेना पारा बदलकर कांग्रेस अलायंस के साथ जुड़ गई थी और ऐसे में बीजेपी सरकार बनाने से चूक गई थी। और उसके बाद हुआ कि शिवसेना भी टूट गई और एनसीपी भी टूट गई और फिर से वहां पे बीजेपी अलायंस की सरकार बन गई। और ऐसे में आपने कई बार देखा होगा, कई बार एक दो निर्दलीय होते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। ठीक है, जब दोनों पार्टियां मजबूत होकर के उभरती हैं और मंजिल तक पहुंचने में कुछ कमियां रह जाती हैं, 2-4 विधायकों की कमी रह जाती है, तो ऐसे में निर्दलीय या कोई भी छोटा दल महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिए, अजीत पवार एक बहुत छोटा दल था जो पार्टी से टूट कर आया था, वो डिप्टी सीएम बन गया। और जो शिंदे साहब है, शिंदे साहब एनसीपी से शिवसेना से टूट कर आए थे, और जबकि सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पाई थी, बीजेपी को अपने डिप्टी सीएम से काम चलाना पड़ा। तो राजनीति में ये चीजें होती है, लेकिन बीजेपी की इस बार कोशिश ऐसा नहीं है। बीजेपी की इस बार कोशिश ये रहेगी कि अगर वो बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है तो इस तरीके के कुछ भी समीकरण बनते हैं तो वो अपना सीएम बनाने की कोशिश करेगी। वहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव के दौरान ये चीजें कही थी कि इस बार हम अपना सीएम बनाने में कामयाब होंगे, आप ताकत लगाकर वोट कीजिए और बीजेपी को जिताने की कोशिश कीजिए। तो चीजों से पता चलता है कि भी सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा रही हैं और बीजेपी बैसाखियों का सहारा नहीं लेना चाहती। आपने देखा हरियाणा में पिछली बार जो बीजेपी की सरकार थी वो दूसरे चौटाला के सहारे चल रही थी, उनसे गठबंधन करके चल रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने दम पर सरकार बनाए। और देखिए संदीप जी, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति अगर हम 2019 कह लीजिए या तो 2022 के बाद भी हटा के देखें तो बड़ी दिलचस्प होती दिखाई दी है, क्योंकि पहले शिवसेना एक थी, एनसीपी एक थी, बीजेपी कांग्रेस में टक्कर थी, एनसीपी पूरी कांग्रेस के साथ थी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। लेकिन अब जो पॉलिटिकल सिनारियो है महाराष्ट्र का पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि आप देखिए ना, एनसीपी 2 गुटों में बढ़ चुकी है, अजीत पवार बनाम शरद पवार। वहीं अगर हम शिवसेना की भी बात करें तो उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे हो चुका है। लेकिन सवाल कई ये भी उठते हैं, क्योंकि अजीत पवार को इलेक्शन के समय भी देखा गया, मतदान से पहले भी देखा गया कि वो बीजेपी की कई बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे। तो इसी के साथ ही साथ अगर बीजेपी ने भी नवाब मलिक को जो एनसीपी ने टिकट दिया उससे बीजेपी भी कुछ खास खुश नहीं दिखी थी। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर वो जीत भी जाते हैं, इंडिया अलायंस में पूरी तरीके से साथ दिख रहा है, लेकिन अगर हम महायुति की बात करें तो कहीं ना कहीं क्लैशेस दिख रहे हैं अभी भी। तो ये भी सवाल एक बड़ा उठ रहा है कि क्या सरकार बनने के बाद फिर से विधायक छोड़ के दूसरे दल में जा सकते हैं, दूसरी गठबंधन में जा सकते हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। संदीप जी। देखिए सिमरन, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने बताई। मैं आपको बता दूं, राजनीति में कोई ना परमानेंट दोस्त है, ना राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन है जी। आपने इस तरीके की चीजें पहले बिहार में देखी है। बिहार में नीतीश कुमार को जब लगा कि मेरी बीजेपी के साथ ताल नहीं गल रही है तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के सरकार बना ली, और जब उनको लगता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना लेते हैं। इसी तरीके से अजीत पवार का अपना दल है, शिंदे का अपना दल है,
और जो टूटी हुई शिवसेना है या टूटी हुई एनसीपी है जी। वो अपने आप को मजबूत करने में लगी है। ऐसे में ये दो पार्टियां टूटकर 4 पार्टियां बन चुकी है, दो शिवसेना दो एनसीपी। तो इनका ऐसा नहीं है कि जिसके साथ इनका आज अलायंस है, जिसके साथ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं उसी के साथ सरकार बनाएंगे। आज कंडीशनल इनका चुनावी गठबंधन है कि इसको कितनी सीटें कहां पे मिली है, इसी तरीके से जब इलेक्शन हो जाएगा और इनको सीटें मिल जाएंगी तो उसके बाद भी ये अपना एनालिसिस करेंगे और उसके बाद अपनी कंडीशन देखेंगे। अगर इनकी कंडीशन बीजेपी के साथ मैच करती है, बीजेपी की कंडीशन पूरी करती है तो ये बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। और अगर की ये जो जरूरतें हैं वो कांग्रेस के साथ जाने से पूरी होती हैं या इंडिया के गठबंधन के साथ पूरी होती है तो ये उसके साथ चले जाएंगे। ऐसा एक बार नहीं है, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। आपको जम्मू कश्मीर का याद होगा, बीजेपी जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को पानी पी पी कर कोसती थी कि ये पाकिस्तान से समर्थित है या तैयबा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी अब्दुल्ला परिवार को रोकने की तो उन्होंने महबूबा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। जी। और अब इसी के साथ हम देखें महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं मतदान खत्म होने के बाद तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी सामने आए। महाराष्ट्र में अभी तक कुल एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता दें वो 9 हैं। इनमें से 7 एग्जिट पोल्स ने राज्यसभा में महायुति को सबसे ज्यादा सीटें यानी सत्ता वापसी का संकेत देती है, जबकि सिर्फ 2 एग्जिट पोल्स है जो महाविकास अघाड़ी को बहुमत के करीब की वोट मिलने का अनुमान लगाते हैं। अब देख रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पर तमाम दांवपेच खेले गए, क्योंकि उनके जो स्टार प्रचारक रहे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कई जाके नारेबाजी की, कई बार योगी आदित्यनाथ भी वहां पर दिखे। फिर उद्धव ठाकरे का एक वीडियो सामने आया जहां पर उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो रही थी। वहां पर जो सुरक्षाकर्मी वहां पर चुनाव आयोग के लोग वहां पर चेकिंग करते हुए दिख रहे थे, उनको भी उद्धव ठाकरे धमकाते हुए दिखे। तो इन सब चीजों पर और जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस यानी कि महायुति में जो आपस में खटपट थी वो क्या प्रभाव डाल सकती है वोटर्स के मन में? जी सिमरन जी, देखिए बिल्कुल जो चीजें आपने कही, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली बात हो, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। वो जब दिल्ली में चुनाव हुए, पिछले 3 चुनाव जिनमें केजरीवाल की सरकार रही उनमें भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने हैदराबाद में जाकर ओवैसी के खिलाफ भी प्रचार किया जब ओवैसी चुनाव जीत गए। तो ये राजनीति में करना पड़ता है, नेताओं की जिम्मेदारी होती है, उनकी ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रैली करने की। लेकिन ये चीज ये डिसाइड नहीं करती कि कोई एक व्यक्ति कहीं सरकार बना सकता है या वो कोई चाहकर कोई जादुई छड़ी घुमा सकता है। सरकार बनाने के लिए वहाँ के समीकरण की चीजें हैं, समीकरण किस तरीके का है, किस तरीके का है, हमारी पब्लिक के साथ अप्रोच किस तरीके की है, हमारा मैनिफेस्टो किस तरीके का है, हमने जनता से क्या वादे किए हैं, कितने हम पूरे कर सकते हैं, कितने पूरे नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें डिसाइड करती है। फिर एंटी इनकम्बेंसी भी राजनीति में चीज होती है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से बीजेपी अलायंस की शिंदे साहब वहां सरकार चल रही थी, अगर एंटी इनकम्बेंसी होती है तो भी शिंदे और एनडीए अलायंस को झटका लग सकता है। लेकिन अगर इन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों को ये सरकार पसंद आई है, तो मुझे लगता है जनता इनको दोबारा मौका देगी। ठीक है। और धारावी का इलेक्शन से जस्ट पहले धारावी जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उसका भी मुद्दा उठा जो कि अडानी को दिया है रीडेवलप करने के लिए। तो विपक्ष उस पर लगातार महायुति को घेरता रहा कि वो अडानी को वो जमीन तक देना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट थी कि अडानी वहां सिर्फ डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो विपक्ष ने पूरी तरीके से वोटर्स को ये समझाने की कोशिश की कि आप का जो है वो आपका घर, वो आपकी जमीन तक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम मुद्दे थे जो महाराष्ट्र में तो खेले ही खेले गए, क्योंकि महाराष्ट्र का अगर हम पिछले 40 साल का इतिहास उठाकर देखें तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, कोई भी पूर्ण बहुमत से महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाई और हमेशा किसी ना किसी को, हर किसी गठबंधन का सहारा लेना ही पड़ा है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजनीति जो है यहाँ पे बड़ी दिलचस्प हो जाती है और इस बार तो वो जो चांस था वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए ना कि लड़े ही इस बार सब गठबंधन में है। संदीप जी देखिए, बिल्कुल सिमरन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसे स्टेट है जहाँ पर अब बिहार की बात करें तो बिहार में भी देखिए सब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है।
इसी तरीके से महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में भी पार्टियां और अपनी अपनी जगह एनसीपी अपनी जगह बहुत मजबूत हो जाती है, शिवसेना मुंबई क्षेत्र में मजबूत हो जाती है, विदर्भ में कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाती है, कई जगह बीजेपी बहुत मजबूत है। इसलिए वहां पर इस तरीके के जो समीकरण है वो बनते रहते हैं। और संदीप जी, इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जब अगर हम महाराष्ट्र को देखते हैं तो महाराष्ट्र में जो बाला साहब ठाकरे का जो इन्फ्लुएंस रहा है महाराष्ट्र में, वो बहुत ऊंचे स्तर पर रहा है। और फिर महाराष्ट्र से चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, और एक और मुद्दा उठा था साथ ही साथ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे थे संभाजी महाराज, उनकी हत्या औरंगजेब ने की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शहर का नाम जो उनके नाम पर पड़ा हुआ था उसको बदलते। तो तमाम इस तरीके के मुद्दे भी उठते आए हैं जो महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी है उसको भी अपनी तरफ खींचने के लिए। बिल्कुल सिमरन, ये चीज मैटर करती हैं और राजनीति में कई हथकंडे अपनाए जाते हैं, कई शस्त्र चलाए जाते हैं, कई बार जवानी जंग होती है, कई बार राजनीति का स्तर भी गिर जाता है। इस तरीके की बयान हमारे नेताओं की तरफ से निकल करके आते हैं, तो उसी में इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है, मराठा की राजनीति है, अब वो चीज आखिरी दौर में है, क्योंकि चुनाव हो चुका है, लोग वोट डाल चुके हैं, नतीजों का इंतजार है। ऐसे में हमें देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता ने किस तरीके से वोट किया है। क्या वो बीजेपी या बीजेपी अलायंस को दोबारा देखना चाहते हैं, या इस बार वहां की जनता एनसीपी और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का जो अलायंस है इसको पसंद करती है, इसके साथ। ठीक है। और अगर अब हम थोड़ी सी झारखंड की भी बात करें तो वही 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में कल मतदान हुए थे 38 सीटों पर, और बाकी 13 तारीख को वोटिंग हुई थी। वहीं उस राज्य में पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हुई। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स ने इस राज्य को लेकर भी अपने आंकड़े जारी किए। अभी तक 6 एग्जिट पोल्स में भी 4 में भाजपा को बढ़त मिली है, वहीं इंडिया अलायंस को क्या बोलते हैं 2 में ही अभी तक बढ़त दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी भाजपा की ही ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही है। खैर, ये हम मानते हैं कि पिछली बार की अगर हम चाहे लोकसभा की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, एग्जिट पोल्स के नतीजे जाहिर सी बात है गलत साबित हुए थे, लेकिन उससे पहले कई बार देखा भी गया। क्योंकि अगर यहाँ पर झारखंड में अगर इस बार भाजपा अपनी सरकार बना लेती है तो कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश पे भी हम आएंगे, वहां पर भी कहा जा रहा है भाजपा को एक बढ़त मिलने वाली है। देखिए सिमरन, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने महाराष्ट्र की बात की, ऐसे झारखंड भी एक अच्छा स्टेट है, और यहाँ पर भी अगर एंटी इनकम्बेंसी रहती है तो मुझे नहीं लगता फिर हेमंत सोरेन वापसी करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी के बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बन सकती है, एक ये फैक्टर है बीजेपी के साथ में। दूसरी चीज ये है कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल भी गए थे, तो ये भी एक फैक्टर है। अगर ये फैक्टर काम करता था तो भी हेमंत सोरेन और कांग्रेस अलायंस की जो मुश्किल है वो वहां पर सरकार बनाने के लिए बढ़ सकती है। तीसरी चीज मुझे लगता है हेमंत सोरेन की पार्टी से जिस तरीके से चंपई सोरेन टूट गए थे, वो बीजेपी के साथ मिल गए, तो ये भी झटका हेमंत सोरेन को या हेमंत सोरेन को पार्टी को लग सकता है। तो ऐसे एक नहीं कई कारण है जिससे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो चैनल्स या जो सर्वे हमारे सामने आ रहे हैं, वो ये कह सकते हैं कि एनडीए अलायंस जो है वो बढ़त में है और इंडिया गठबंधन कमजोर है। लेकिन कई बार चीजें उल्टी भी हो जाती हैं। अगर हेमंत सोरेन ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो जाते हैं पब्लिक के अंदर के, देखिए मैं एक आदिवासी हूँ और मुझे दिल्ली के लोग पसंद नहीं करते, दिल्ली की सरकार पसंद नहीं करती, और वो जिस तरीके से पहले बीजेपी ने अपने वहां पर मुख्यमंत्री रघुवर दास गुप्ता को बनाया था, तो ये मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं कि एक वैश्य समाज का व्यक्ति को वो फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, व्यापारी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और ये गरीब को, दलितों को, पिछड़ों को बर्दाश्त नहीं करते। तो मुझे लगता है संदीप जी संदीप जी झारखंड पे चर्चा आगे ले जाने से पहले हम आपको कुछ एग्जिट पोल सुनाना चाहेंगे, अपने दर्शकों को हम एग्जिट पोल्स के आंकड़े बताना चाहेंगे। अगर हम एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को वहां पर 25 सीटें, इंडिया अलायंस को 52 सीटें, वहीं अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भास्कर रिपोर्टर्स पोल की बात करें तो एनडीए को 37 से लगभग 40 सीटें, इंडिया अलायंस को 36 से
29 सीटें और अन्य को 2 सीटें। मैट्रिज की अगर हम बात करें तो एनडीए को 42 से 47 सीटें, एनडीए को 25 से 30 और अन्य को 1 से 4 सीटें। पी मार्क की अगर हम बात करें तो वो भी एनडीए को 31 से 40 पे दिखा रहा है, इंडिया अलायंस को 37 से 47 पे दिखा रहा है और अन्य को 0 पर दिखा रहा है। टाइम्स नाउ जेबीसी का एग्जिट पोल अगर हम देखें तो एनडीए 40 से 44, इंडिया अलायंस 30 से 40, अन्य 1 पर। तो तमाम एग्जिट पोल्स अलग अलग नतीजे बता रहे हैं झारखंड को लेकर, क्योंकि झारखंड में जो यहां पर बारी आती है, क्योंकि कांग्रेस के एक नेता हैं गुलाम मीर, उन्होंने एक बयान दिया था कि सिलेंडर देंगे, सबको देंगे, 450 रुपए में घुसपैठियों को भी देंगे। तो वहां की जो आम जनता है, वहां के जो लोग वहां से बिलोंग करते हैं, तो ये चीजें वहां पर इन चीजों का भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी ने इस पर गुलाम मीर और कांग्रेस पार्टी को घेरा भी था। देखिए सिमरन, इस तरीके की चीजें राजनीति में चलती रहती हैं जी। कई बार इस तरीके के स्टेटमेंट कांग्रेस के कई नेताओं ने दिए, कई बार बीजेपी के नेता हद पार कर जाते हैं जी। तो ये चीजें राजनीति जंग की तरह है, लोगों को लुभाना है, किस तरीके से लुभाना है, किस तरीके से वोटर को इफेक्ट कर सकते हैं। हर व्यक्ति आपने देखा होगा दिल्ली में किस तरीके से केजरीवाल फ्री की स्कीम लेकर के आए, बहुत सारी के फ्री की लाइट दूंगा, फ्री का पानी दूंगा, फ्री का दूंगा, फ्री का वो दूंगा। तो ये हमारी राजनीति का हिस्सा बन चुका है और मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं वोट बैंक को प्रभावित करता है, वोट लेने में सफल हुआ है। तो अभी देखना पड़ेगा कि किस तरीके का नतीजा आता है, जनता किसकी बातों पर यकीन करती है और वादे पूरे करता है। यूँ तो आपको याद होगा राजनीति में बहुत सारे वादे किए जाते हैं, 15-15 लाख देने के भी वादे किए गए थे, 2 करोड़ रोजगार देने के भी वादे किए गए थे। तो ऐसी चीजें राजनीति में लगातार चल रही है, लेकिन जनता कब किसका कितना विश्वास करती है ये देखने के लिए हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए संदीप जी, विधानसभा चुनाव जो हुए 2 राज्यों में हुए, झारखंड में 81 सीटों पर, महाराष्ट्र में 288 सीटों पर, लेकिन जो सबसे ज्यादा फिर भी चर्चा का बना जो विषय था वो था यूपी में होने वाले उपचुनाव। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी आए और इसमें भी ज्यादातर में दिखाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट्स और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने वाली है। देखिए सिमरन, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म है उपचुनाव को लेकर के। उपचुनाव को लेकर के इसलिए भी जोश में है उत्तर प्रदेश में क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को एक तरीके से पछाड़ दिया समाजवादी पार्टी ने, या कहिए कि इंडिया गठबंधन ने, एनडीए अलायंस को पछाड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की थी और जो बीजेपी सोच रही थी, जितनी सीटें बीजेपी लाना की सोच बात कर रही थी, वो लगभग आधे पर सिमट गई थी। लेकिन उपचुनाव में ये चीज है कि समाजवादी पार्टी अपने प्रदर्शन को जारी रखना चाहती है, वो ज्यादा सीटें जीतना चाहती है और योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये माना जाता है राजनीति में कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में वो लोग सीटें निकालने में ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालकर बीजेपी के झोली में नहीं डाल पाए तो मुझे लगता है उनको एक बार दिल्ली तलब किया जाएगा और उनसे सवाल जवाब होंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि उन्हें दिल्ली तलब किया जाए। वो अच्छा प्रदर्शन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करवाने के लिए एक संकल्प है। तो अभी हमें और आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके के नतीजे निकल करके आते हैं। क्या बीजेपी ज्यादा सीटें लेने में सफल होती है या समाजवादी पार्टी या कहिए आप इंडिया अलायंस जिस तरीके से लोकसभा में प्रदर्शन किया था उस तरीके का प्रदर्शन एक उपचुनाव में दोहराने में कामयाब होते हैं। और साथ ही साथ संदीप जी देखिए ना, क्योंकि उपचुनाव की जो वोटिंग हुई उससे पहले जो टिकट दिया गया उससे पहले भी योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड पर गए, खुद उन्होंने पूरा मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने हर सीट से 3-3 नाम फाइनल किए, जो खबरें आ रही थी। फिर उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष को वो नाम भेजे गए, उसके बाद वहां से नामों पर मुहर लगी। तो इस बार क्योंकि जैसे कि इन उपचुनावों को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सेमीफिनाले कहा जा रहा था, तो कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो फिर या वो बीजेपी हो, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल सिमरन, कोई भी पार्टी को असर नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है विधानसभा के वो जस्ट सर पर हैं
2027 में वो चुनाव होने हैं और ऐसे में कोई पार्टी अगर कोई कसर छूटेगी तो हार का ठीक सर पर टूटेगा और आगे की जो इमेज है जिन बातों को लेकर वो जनता के बीच जा सकती है तो वो कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी कमजोर पड़ना नहीं चाहती और बीजेपी की क्योंकि सरकार भी है, बीजेपी के पास सिस्टम का पूरा राइट्स है और प्रशासन उनके हिसाब से सारी चीजें हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई और कसर छोड़ रही है। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके बीजेपी हाईकमान की झोली में डालना चाहती है ताकि योगी आदित्यनाथ का कद बहुत ज्यादा मजबूत हो सके। और हम उससे पहले आगे चर्चा को ले जाने से पहले हम अपने दर्शकों को यूपी के एग्जिट पोल सुनाना चाहेंगे। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो वो भाजपा के हिस्से में 7 सीटें और समाजवादी पार्टी के हिस्से में 2 सीटें दिखाई जा रही हैं। टाइम्स नाउ के अगर जेवीसी की हम बात कर रहे हैं तो भाजपा के हिस्से में 6 और समाजवादी पार्टी के हिस्से में 3 सीटें दिखाई जा रही है। और जी न्यूज की अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो भाजपा के हिस्से में 5 और समाजवादी पार्टी के हिस्से में 4 सीटें दिखाई जा रही हैं। तो ये तो दिख रहा है साफ तौर पर कि जो भाजपा है एग्जिट पोल्स में तो वो आगे है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो 3 सीटें कही जा रही थी हॉट सीट्स हैं उपचुनावों के लिए, चाहे वो सीसामऊ हो, चाहे वो करहल हो, चाहे वो कटहरी हो, वहां पे समाजवादी पार्टी की एक बढ़त दिख रही थी। और साथ ही साथ हमने देखा कि कल मतदान के बीच में तमाम हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थी, चाहे सीसामऊ से हो, करहल में भी एक बड़ी घटना हुई कल एक दलित बच्ची के साथ, क्योंकि इस तरीके की जी बोलिए। सिमरन में आपको जो उपचुनाव होते हैं उपचुनाव में देखा जाता है कि किस पार्टी ने कौन सी सीट खाली की है, तो ज्यादातर सीटें जो है वो बीजेपी की हैं और बीजेपी जो समाजवादी पार्टी की खाली हुई सीटें हैं बीजेपी उनको भी जीत करके अपना वर्चस्व कामयाब करना चाहती है। लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन ज्यादा सीटें जीत सकता है, लेकिन हाँ लड़ाई इस बात की है समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिन सीटों पर उनके एमएलए थे, जो सीटें उनकी खाली हुई हैं, उन सीटों को समाजवादी पार्टी ही जीते। और बीजेपी कोशिश कर रही है कि हम अपनी सीटों के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की सीटें खाली हुई हैं हम उनको भी जीतने में कामयाब हो, तभी अपना वर्चस्व है, तभी हम मजबूती के साथ यूपी में अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और यूपी की अगर हम बात करें तो ये हमेशा से कहा गया है कि जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी उसी की सरकार कहा जाता है कि वो केंद्र में भी बनेगी, एक थिंकिंग है जो लोगों के मन में। और इसी के साथ साथ हमने देखा भी है कि उत्तर प्रदेश में बहुमत लाना एक बहुत टास्क का काम हो जाता है और समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को समझा। उनकी जो सीटें थी उन पर समाजवादी पार्टी ने काफी दिमाग लगाकर कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। उन्होंने पहले कहा था, कांग्रेस पार्टी ने 10 में से 5 की मांग रखी, फिर समाजवादी पार्टी 2 पे लड़ने को कह रही थी उन्हें, फिर कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी। तो समाजवादी पार्टी पूरा अपना दांव झोंक रही है। वो ये भी दिखा कि कांग्रेस पार्टी भी पीछे हट गई। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी के मन में भी डर था कि अगर हम हार गए तो क्योंकि उससे पहले वो हरियाणा के जो चुनाव थे कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आ सकती है, लेकिन हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आखिरी में पलटे उस पर कांग्रेस पार्टी को विपक्ष ने भी घेरा, उनके साथियों ने भी घेरा। तो यहां पर भी कुछ अगर ऐसा देखने को मिल सकता था अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में यहां पर लड़ती तो। देखिए सिमरन, हरियाणा की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश अलग अलग 6 उसमें बटा हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, तो कहीं पे समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, कहीं पर आरएलडी बहुत मजबूत है, कहीं पर बीजेपी बहुत मजबूत है, कहीं पर राजभर बहुत मजबूत है, कहीं पर अनुप्रिया पटेल बहुत मजबूत है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर अलायंस मैटर करता है, जिस तरीके से अलायंस होता है। जैसे मीरापुर की अगर सीट है, मीरापुर की सीट पर जाट बाहुल्य सीट है, तो ऐसे में बीजेपी अलायंस यहाँ पर बाजी मार सकता है, क्योंकि आरएलडी भी बीजेपी के साथ है। इसी तरीके से समीकरण डिपेंड करता है किस सीट पर क्या समीकरण बनता है। अगर किसी सीट पर यादव और मुस्लिम का समीकरण बनता है तो समझिए वहां पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अलायंस बाजी मार सकता है। लेकिन ये हम कह ही सकते हैं, इसके लिए हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कैसे रिजल्ट आएंगे, चीजें दूध की तरह साफ हो जाएंगी।
ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा जिस तरीके से चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की एक बढ़त देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह बाजी मारती हुई दिख रही है, लेकिन जो फाइनल नतीजे होंगे वो 23 तारीख को ही पता चलेंगे। 23 तारीख को सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी और इस बार महायुति के लिए एक, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, महायुति के लिए एक चुनौती अपनी सरकार, अपनी सत्ता बनाए रखना, वहीं महाविकास आघाड़ी को भी वापस लौटने के लिए एक बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वोटों का जो खेल है वो हो चुका है, जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। अगर हम अब उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर एग्जिट पोल्स की हम बात करें तो 3 सीटों पर समाजवादी की बढ़त दिख रही है, वहीं बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से बड़ी दिलचस्प रही है, जैसे कि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि एग्जिट पोल्स कुछ और आंकड़े बता रहे थे, आखिरी में कुछ और हुआ है। और झारखंड में भी भाजपा इस वक्त आगे दिख रही है, लेकिन फाइनल नतीजे जो है वो 23 तारीख को ही पता चलेंगे। किसने बाजी मारी, कौन पीछे रह गया, ये 23 तारीख को हमें पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।